हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने देखा था यानी डिस्कस किया था डीसी शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्या गुण थे और उसकी यूज क्या था हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं जो बात करूंगा वो डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। हम डीसी सीरीज जनरेटर के गुणधर्म को देखेंगे यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या उसको देखेंगे और उसी के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आज की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी डीसी जनरेटर की ये आपकी 12वां लेक्चर है, यानी कि मैंने 11 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप 11 लेक्चर को डे बाय डे करके आप देख लीजिए। उसमें आपको कैसे देखना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, जैसे कि पहला वीडियो, ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन की संरचना के बारे में बताया। तो पहले क्या कीजिए कि मेरा वीडियो देखिए, देखने के बाद आप अपनी बुक को उठाइए, बुक में उस टॉपिक को सर्च कीजिए जिस टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बना रखा है। ठीक है, चाहे लेक्चर 1 हो, चाहे लेक्चर 2 आपको हो, चाहे इस प्रकार से मैंने 11 लेक्चर दिए हैं, कोई भी लेक्चर का वीडियो देखते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद क्या करिए अपने बुक को उठाइए, बुक को ओपन कीजिए, उस टॉपिक को खोलिए जिस टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो दिया है। ठीक है, उस टॉपिक को खोलने के बाद जैसे ही मेरा वीडियो देखते हैं अपनी बुक को रीड कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक को रीड कीजिए, उसमें जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, और मैं जो आपके वीडियो में कंसेप्ट बताया रहता हूँ, जो भी पॉइंट्स आपको मेरे वीडियो में भी मिलते हैं, सारे पॉइंट्स और आपके बुक के पॉइंट्स को नोट कीजिए, आपका एक नोट्स अच्छा से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो नोट्स आप इस तरह से तैयार करेंगे, इसी तरह सारे आपका लेक्चर का, ठीक है, मैंने एक लेक्चर का बताया इस तरह कैसे पढ़ना है, इस तरह से आप यदि अपनी नोट्स को तैयार करते हैं, ठीक है, आप जैसे ही आपका डीसी जनरेटर कंप्लीट होगा, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप डीसी जनरेटर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस, चाहे आपका जो भी गाइड अवेलेबल हो, ठीक है, क्वेश्चंस गाइड, उस क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए कि जो भी आपने पढ़ा है मेरे द्वारा और खुद से बुक से, वो क्या आपसे बाहर आ रहा है, क्या आपके नोट्स से बाहर आ रहा है। तो देखेंगे आप दोस्तों कि आपके नोट से बाहर वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, उसी के बस थोड़ा आगे पीछे यानी कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आपके नोट से ही रहेगा। तो दोस्तों यदि आप पीपीपीसीएल TGT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो दोस्तों जल्द ही आप जो है कि आपके पास नॉलेज होगा। अब दोस्तों जब नॉलेज होगा तो सक्सेस भी आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों नॉलेज अपने अंदर लाइए, क्योंकि जब नॉलेज आपके अंदर हो जाएगी तो आप पीपीपीसीएल TGT 2 नहीं सारे वैकेंसियों को क्लियर कर देंगे बिना रटे। और दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप रटे नहीं, समझे चीज़ों को, जब समझ जाएंगे तो लंबे दिनों तक आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से स्टडी कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। आप यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आपको आपके साथ पूरी तरह से पूरी मेहनत से मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी जब वीडियो देखें इसको तो सबसे पहले क्या करें कि डीसी सीरीज जनरेटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लें। ठीक है, ताकि आप डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर की अभिलक्षण को हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आपके अभिलक्षण खींचनी हो, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी प्रॉपर्टी जाननी होती है कि इसका आखिर गुण क्या है। ठीक है, उसी के गुण के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। तो इस वीडियो में आपको यही पता लगेगा कि जो डीसी सीरीज जनरेटर है अब वास्तव में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका गुणधर्म क्या है और इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के जानने का मतलब आपका यही होना चाहिए। ठीक है, मेन उद्देश्य आपका यही है, ठीक, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका हम यूज कहाँ करेंगे। इतना टॉपिक्स इस टॉपिक्स के अंतर्गत आप तैयार करते हैं तो निश्चित है आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसी परिपथ आरेख को समझना है। ठीक है, परिपथ आरेख यदि आप समझ लेते हैं
तो उससे आधारित जितने भी सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिपथ आरेख को हम देख लेते हैं। ठीक है, परिपथ आरेख को मैंने आपको डीसी सीरीज जनरेटर जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था परिपथ आरेख क्या होता है और कैसे उसमें वोल्टेज इक्वेशन थे और किस प्रकार के आपके करंट इक्वेशन थे। ठीक है, तो आज भी मैं थोड़े टाइम के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ उन आपके परिपथ आरेख और वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो हम बात करते हैं पहले आपका, ठीक है, परिपथ आरेख का। ठीक, तो परिपथ आरेख में सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर होगा। ठीक है, और आपको पता है जब डीसी सीरीज की बात आती है तो जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में आपके स्लॉट कटे होंगे, उसमें वाइंडिंग होगी। ठीक, और ये जो आर्मेचर आपका है, ठीक है, इस आर्मेचर की वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं RA। ठीक, और ये आर्मेचर आपका फील्ड वाइंडिंग से सीरीज में जुड़ा होगा। ठीक है, ये होगी आपकी सीरीज वाइंडिंग जिससे आपका सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, और इस जनरेटर का आपका आउटपुट होगा। ठीक है, और आउटपुट पे क्या होगा, जुड़ा होगा, लोड जुड़ा होगा। ठीक है, आउटपुट पे क्या जुड़ा होगा, लोड। ये हो गया आपका लोड। और लोड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका शादी विवाह में आप देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जनरेटर होता है, जनरेटर में आपका क्या होता है, ट्यूबलाइट होता है, जो भी कूलर आपका होता है, जिस प्रकार की आपकी व्यवस्था वहाँ पे की गई होती है, सारे आपके जनरेटर चलते हैं। तो वो जितने भी सारे आपके ट्यूबलाइट, फैन वगैरह वगैरह हैं वो सब लोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से डीसी जनरेटर में भी आपके क्या होते हैं, लोड होता है, उस पर लोड हम जोड़ते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल लोड होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपके लोड है। ठीक है, लोड को आउटपुट पे हम जोड़ेंगे, दो टर्मिनल्स निकल के आएंगे, एक प्लस टर्मिनल होगा और एक माइनस टर्मिनल होगा, बिकॉज क्योंकि ये आपके डीसी जनरेटर है। ठीक है, डीसी जनरेटर आपके डीसी आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं RSE। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है, RSE। ठीक है, और तो दोस्तों ये तो थी परिपथ आरेख। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है और इसमें क्या है, आपका EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक, इसमें आपका क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, तो परिपथ आरेख था। अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों मैंने बताया था जो डीसी जनरेटर होती है उसमें आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा आपका होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में मैंने इस बात को मैंने बताया था और डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में मैंने इस बात को बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर देखते हैं, पहला हम देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम डीसी सीरीज जनरेटर का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जो ये खींचा जाता है किन 2 राशियों के बीच खींचा जाता है दोस्तों, ये खींचा जाता है E0 यानी कि नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है और इस टाइम लोड हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इस टाइम क्या करते हैं, हम लोड को नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों बात करें हम डीसी सीरीज जनरेटर की, तो जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम खींचेंगे नो लोड पे, ये खींची जाती है वास्तव में नो लोड पे खींची जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम डीसी सीरीज जनरेटर में जब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम खींचेंगे तो लोड हमें नहीं जोड़ना होगा। और दोस्तों जब हम लोड नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स A और B क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और दोस्तों जब ओपन हो जाएगा तो इस परिपथ में आपकी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लोड आपने जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो आपके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लोड पे खींची जाती नो लोड पे खींची जाती है, यानी कि लोड आपका नहीं जुड़ा होता है तब ये कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका लोड जुड़ा ही नहीं है, तो जब लोड आपका जुड़ा ही नहीं है तो सीरीज जो वाइंडिंग आपने किया है, सीरीज वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो कैसे होगा, फ्लो होगा ही नहीं करंट।
क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है तो सर्किट आपका परिपथ बन नहीं रहा, तो उसमें आपके करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग में जो आपकी ISC होती है वो उसमें क्या होता है, 0 होती है, क्योंकि उसमें आपकी ओपन सर्किट होता है। तो दोस्तों इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे कैसे? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फील्ड करंट है यानी कि ISC है वो तो 0 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जो DC सीरीज जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं वो नो लोड पर ही खींचते हैं, लेकिन हम फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है, किसी अलग सोर्स से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर में हम अलग से सप्लाई देते थे, उसी प्रकार से आपकी जब DC सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं तो हम फील्ड वाइंडिंग को अलग से सोर्स लगा के हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इस पर क्या देंगे, अलग से सोर्स देंगे, यानी कि हम इस पर अलग से ही सप्लाई देंगे, ठीक है, DC, यानी कि हम इसको अलग से ही DC सप्लाई देंगे इस फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से जब हम DC सप्लाई देंगे तो ये फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, यानी एक्साइटेशन इसकी हो जाएगी। दोस्तों हमें खींचेंगे इसको तो नो लोड पे ही खींचेंगे, ठीक है। हम इस पर नो लोड मतलब लोड को हम नहीं जोड़ेंगे, तभी हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना है। तो दोस्तों अब जब हम इसको लोड को नहीं जोड़ेंगे तब भी इसमें अब धारा फ्लो होगा, क्योंकि हमने DC सोर्स दिया है अलग से इस फील्ड वाइंडिंग को। जब इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से DC सोर्स देंगे तो ये क्या करेगा, इसमें करंट जाएगी, करंट जाएगी दोस्तों तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। अब फ्लक्स उत्पन्न होगा क्योंकि इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है। और जब दोस्तों इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर को क्या करेंगे, प्राइम मूवर की सहायता से हम मूव कराएंगे, ठीक है। जब हम इस आर्मेचर को प्राइम मूवर की सहायता से जब मूव कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये इस फ्लक्स को काटेगा आर्मेचर कंडक्टर, जिस प्रकार से आपके DC जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो अब ये जब फ्लक्स को काटेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो जो दोस्तों इसकी जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, होगा क्या, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था DC जनरेटर में आपका किस प्रकार से आपकी वोल्टेज बिल्डअप होती है, मतलब निर्माण होता है, उसी प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आपको पता होगा कि यदि हम मोटर को घुमाएं तो इसका एक रेजिस्टिवल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ER, ठीक है। तो सबसे पहला वोल्टेज तो यही है ER, ये ऑलरेडी इसमें है आर्मेचर में, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्या होता है, आर्मेचर में होता है ER, यानी कि रेजिस्टिवल मैग्नेटिज्म वोल्टेज वो होता है। ये जो उत्पन्न किससे होता है, आपका रेजिस्टिवल मैग्नेटिज्म से, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वो उसी से उत्पन्न होता है, जो उसके अंतर्गत आता है आपके फील्ड वाइंडिंग के अंदर आपके आवासीय चुंबकत्व होती है, उसी से आपका ER उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिवल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इस करंट को बढ़ाएंगे, यानी कि फील्ड करंट। अब फील्ड करंट कहाँ से बढ़ेगा दोस्तों, जो आपने सोर्स लगाया है। तो जैसे जैसे इस फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज है E0, क्योंकि आपने यहाँ लोड नहीं दिया है, तो जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी E0 जो यहाँ पे आपकी उत्पन्न होगी उस टाइम जो दोस्तों वोल्टेज उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे, E0। जो आर्मेचर में उस टाइम, किस टाइम, जब आपका लोड नहीं लगा है, उस टाइम जो वोल्टेज जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे E0, वो उसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज, ठीक है। लोड नहीं होता है तब आर्मेचर में जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं E0, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे हम फील्ड करंट, यानी कि यहाँ पे फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, तो आपको पता है जब हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारी फ्लक्स बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो फ्लक्स उत्पन्न होती है वो I से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जब जैसे जैसे आपकी फाई बढ़ेगा, जैसे जैसे दोस्तों क्या होगा, फाई बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपकी E0 जो उत्पन्न हो रही है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो E0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5EZN अपन में 60A, यही होता है। जो E0 जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के समानुपाती होता है। मतलब जब फाई बढ़ता है तो आपकी E0 भी बढ़ता है, और फाई घटता है तो E0 भी आपकी क्या होती है, घटती है। E0 क्या है, आपकी इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, आर्मेचर में, ठीक। तो यहाँ से जब आपका फाई जब दोस्तों बढ़ेगा
तो ई नॉट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहला वोल्टेज आपका ई और है, ठीक है, रेजिस्टिवल वोल्टेज। अब यहीं से बढ़ना वोल्टेज स्टार्ट होगा, क्योंकि तो पहला वोल्टेज तो यहीं पे है ही ना। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप करंट को तो बढ़ाएंगे, करंट को तो बढ़ाएंगे, बट ये आपकी जो फाई है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सेचुरेशन को प्राप्त कर जाएगा, ठीक है। सेचुरेशन स्थिति क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी फील्ड वाइंडिंग में करंट देते हैं तो फ्लक्स बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं फ्लक्स बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम करंट देते हैं बट फ्लक्स नहीं बढ़ता है हमारा, ठीक है। करंट तो हम देते हैं बट फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ता है, वह स्थिति कहलाती है सेचुरेशन की स्थिति। उस टाइम हमारी फ्लक्स जो होती है दोस्तों कांस्टेंट हो जाती है। अब जब दोस्तों फ्लक्स जो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, जब हमारी फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं बढ़ेगा, तो हमारा ई नॉट भी क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आगे चल के फिर ये क्या हो जाती है, फिर नियत हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो जाती है, देखिए हम यहाँ पे करंट तो बढ़ रहा, लेकिन हमारा जो ई नॉट है वो इतना ही पे क्या हो जाएगा, आपकी स्थिर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे समझ में, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था आपका, हम खींचेंगे ई नॉट और आई एफ के बीच में। आई एफ जहाँ पे फील्ड करंट है, और फील्ड करंट यहाँ पे हम किसको बाहर से सप्लाई देंगे, क्योंकि हम जब नो लोड लगाएंगे तो डीसी सीरीज जनरेटर है, और सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं, इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर को हम अलग से सप्लाई दे करके उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम खींचते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो किसके और किसके बीच खींची जाती है, ठीक है। अब बाकी आपका इस ग्राफ को भी दे के आपको पहचानने के लिए बोल देगा कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, ठीक है। ये थी दोस्तों इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लोड पे आपकी दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको हम अब देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने निकाला, ठीक है, अभी हमने जस्ट निकाला, ये हो गया आपका ई आर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी निकाला, ठीक है। ये हो गया हमारा आई एफ और ये हो गया हमारा ई नॉट। तो जो प्राप्त हुआ हमको ये वाला प्राप्त हुआ, ठीक है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर एक जगह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक। अब क्या होगा, अब हम जो देखेंगे लोड लगाकर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, लोड लगाकर, और जो लोड जोड़ने पे जो आपकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है वो होती है, पहला इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है दोस्तों आपके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके और किसके बीच खींचा जाता है, यानी कि आंतरिक अभिलक्षण होती है किसके और किसके बीच खींचा जाता है, ठीक है। तो आंतरिक अभिलक्षण, अब देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोड लगा देंगे, ठीक है, तो लोड लगा देंगे तो आपको अलग से डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत इस फील्ड वाइंडिंग को नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी इसी में आपका करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब दोस्तों करंट जब फ्लो होगा, क्योंकि एक बंद परिपथ हो गया, तो जब करंट फ्लो होगा तो आर्मेचर से जो करंट निकल के जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, आई ए। और वही करंट दोस्तों जब सीरीज वाइंडिंग में जाती है आपकी तो उसको बोलते हैं क्या, आई एस ई। और वही करंट दोस्तों जब जाती है लोड में तो उसको बोलते हैं आई एल, ठीक है। यानी कि आपकी आई ए, आई एस ई और आई एल, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब सीरीज जनरेटर की बात आती है, ठीक है। डीसी सीरीज जनरेटर में आपके आर्मेचर करंट और फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होती है और लोड में जो करंट होती है, आपके तीनों क्या होते हैं, आपस में दोस्तों बराबर होते हैं, ठीक है।
तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोस्तों खींची जाती है, मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर में जो वोल्टेज होगा EA, ठीक है, और आर्मेचर में जो करंट होगा आपका EIA, ठीक है, यानी कि आर्मेचर में जो करंट होगा वोल्टेज होगा EA इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज, और आर्मेचर में जो करंट होगी IA, यानी कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इंटरनल भागों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इस दोनों में रिलेशन देखेंगे, यानी कि EA और IA में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हम लोड लगाएंगे, ठीक है, तो लोड लगाएंगे दोस्तों फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, IA, यानी कि करंट आपका उत्पन्न हो गया, ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट आपका उत्पन्न हो गया। जैसे ही आपका जब लोड वर्क करने लगेगा, ठीक है, जैसे ही आपका क्या होगा, लोड वर्क करने लगेगा, तो IA जब इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में जब आपकी करंट फ्लो होगी तो आर्मेचर वाइंडिंग का एक फ्लक्स होगा, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका ये फ्लो होगा IA, तो IA की वजह से तो एक फ्लक्स होगा, किसकी, आर्मेचर की, IA की वजह से आपकी एक आर्मेचर की फ्लक्स होगी। अब मैंने दोस्तों बताया था कि जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो क्या करता है कि जो आर्मेचर कंडक्टर में जो उत्पन्न फ्लक्स होती है फाई A, वो मेन फ्लक्स पे क्या डालता है, प्रभाव डालता है, यानी कि मेन फ्लक्स को कमज़ोर करता है, ठीक है। तो जो ये फाई A उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, तो फाई A उत्पन्न हो जाएगी तो ये क्या करेगी, हमारी जो मेन फ्लक्स है उसको कम करेगी, ठीक है। जैसे कि आप लोड लगाएंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, आर्मेचर में जब करंट फ्लो होगी तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा आर्मेचर का, और जब आर्मेचर का जब फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा तो वो मेन फ्लक्स जो हमने DC सप्लाई जिसमें जा रही है आपकी सीरीज वाइंडिंग, वो वाली फ्लक्स उसको क्या करेगी, उसको कम करेगी, ठीक है। तो फाई M यानी जो मेन फ्लक्स होती है दोस्तों वो क्या होती है, कम हो जाती है। और दोस्तों जब मेन फ्लक्स जब कम हो जाएगी तो इसके कारण जो EMF इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, 5PZN अपन में 60A, यहाँ पे ये फाई है क्या, मेन फ्लक्स है। तो दोस्तों जब ये मेन फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है, जब ये वाला फ्लक्स कम हो जाएगा तो EA भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम मैग्नेटिक सर्किट देखे थे तो उसमें हमारा जो वोल्टेज था E0, ठीक है, वोल्टेज हमारा था E0, अब ये कम होके कहाँ आ गया, EA, ठीक है। अब वो क्या हो गया, E0 वोल्टेज था उस टाइम, हमारी आर्मेचर रिएक्शन नहीं था, यानी कि जो हमारी आर्मेचर फ्लक्स था वो मेन फ्लक्स पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम नहीं डाल रहा था तो हमारी जो वोल्टेज थी वो क्या था, E0 था, ठीक है। अब जैसे ही हमारी IA उत्पन्न हुआ उसकी वजह से आपका फाई A उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स आपकी उत्पन्न होगी आर्मेचर की, आर्मेचर की जब फ्लक्स उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा कि जो मेन फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब वो दोस्तों फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोस्तों जब वो वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी तो जो यानी कि E0 जो उत्पन्न था वो कम होके EA हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या था, यानी कि IA रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे EA है। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, IA और EA में रिलेशन क्या है, ठीक है, उसी से तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालेंगे। तो IA और जो है कि EA में रिलेशन क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पे IA बढ़ेगा, ठीक है, जब IA बढ़ेगा दोस्तों तो फाई A क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, फाई A भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई समझ, जैसे ही आपकी IA बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, फाई A क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और दोस्तों जब ये बढ़ेगा फाई A, यानी कि आर्मेचर फ्लक्स जब बढ़ेगा तो जो मेन फ्लक्स होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि यही तो आर्मेचर रिएक्शन है, क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जब फाई M जब दोस्तों कम होगा, तो जब फाई M कम होगा यानी कि ये फाई M कम होगा तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वोल्टेज में क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्टेज में ड्रॉप होने लगेगा। और दोस्तों जब वोल्टेज में आपका जब ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है, वोल्टेज में आपकी जब ड्रॉप होने लगेगा तो और वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, तो जो हमारी ये आर्मेचर करंट है,
ठीक है। तो आर्मेचर करेंट आपकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है क्योंकि आपकी ये आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे उत्पन्न करता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न करने का मतलब आपकी स्पार्किंग वगैरह वगैरह जो है कि घटनाएं होने लगती है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। आर्मेचर रिएक्शन हमें डीसी मोटर में डीसी जनरेटर में हमें नहीं चाहिए होता, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे आपका डीसी मोटर हो, उसमें हमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं चाहिए होता, हमें उसमें अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी वोल्टेज तो घटती है बट कम घटता है, ठीक है। यानी कि अब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगी। यानी कि जो हमारी वोल्टेज अब क्या थी, E0 थी, ठीक है, अब वो घट के किस पे आ जाएगी, EA पे आ जाएगी, ठीक है। और अब दोस्तों क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा कि अब लोड बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लोड, अब इसमें क्या होता है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप खींचते हैं तो ऐसे लोड पे भी ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जब हम इसके आउटपुट की लोड को हम बढ़ाएंगे, तो जब इसको हम लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या दोस्तों, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता, ड्रॉप हुआ था, वो ड्रॉप कैसा था, आर्मेचर रिएक्शन वाला, ठीक है, ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है। ये तो थी हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या हो गया हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारी दोस्तों क्या था, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये था हमारी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों क्या होगा कि अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमें पता लगेगा लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोड जब देते हैं उस पर तो क्या होता है, ठीक है, जब हम लोड देते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं उसको भी, ठीक। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों क्या होता है, ठीक है, तो जो हम इसको खींचते हैं वो खींचते हैं हम VL और IL के बीच, ठीक है। यानी कि लोड वोल्टेज क्या होगा, यानी कि लोड के एकरास जो वोल्टेज होगी हमारी वो होगी लोड वोल्टेज, ठीक है, और लोड में जो बहने वाली करंट है वो होगी आपकी लोड करंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लोड वोल्टेज और लोड करंट में क्या रिलेशन होता है और किस प्रकार से आपकी करंट के साथ वोल्टेज जो है कि वेरी करता है, वेरिएबल होता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का लोड बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होती है, करंट का मान बढ़ता रहता है। जैसे कि सपोज करो आपके पास हीटर होगा, ठीक है, और एक चार्जर होगा, ठीक है। चार्जर क्या, आप लैंप ही ले लीजिए, ठीक है, तो लैंप जलाने के लिए आप पतले तार का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बट हीटर जलाने के लिए आप पतले तार का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंप की लोड है वो कम वाट का है, यानी कि लोड आपकी लैंप की है वो कम है और हीटर की क्या है, ज़्यादा है। तो जब दोस्तों हीटर की लोड आपकी जब ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 1500 वाट का जब हीटर होगा या 2000 वाट के हीटर है, आपकी ये लैंप होती है 15 वाट की, ठीक है, तो जब आपकी लोड बढ़ जाती है, यानी कि जब वाट बढ़ जाता है दोस्तों, तो आपकी करंट भी क्या चाहिए होता है, उसको अधिक चाहिए होता है, अधिक चाहिए होता है। इसीलिए क्या करते हो आप कि उसके हीटर के लिए मोटे तार का यूज़ करते हो, ठीक है। आपको पता है कि जो वायर में क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो करंट आपकी जब ज़्यादा चाहिए तो हमें मोटे तार का यूज़ करना पड़ेगा। अब आपकी जब ज़्यादा कब चाहिए, जब आपका लोड बढ़ेगा, यानी कि सिंपल से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारी जो रिक्वायर्ड करंट होती है वो भी दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे दोस्तों जब लोड आप बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि लोड को जब आप बढ़ाएंगे तो IL क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि लोड करंट होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब आप लोड को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यदि आप लोड को जब बढ़ाते हैं तो IL क्या होगा, बढ़ेगा, IL क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अब दोस्तों जब IL जब बढ़ेगा तो IL ही आपकी ISC है, जैसे कि पहले रिलेशन में बताया था कि ISE बराबर आपके IL होगा, ठीक है, यानी कि लोड के बराबर ही तो ISE है, यानी कि जब फील्ड वाइंडिंग में जो करंट आपकी दोस्तों जो गुजर रही है वो तो IL ही है, ठीक है, वही करंट आपकी आगे चल के जो है कि IL बनी है, जो करंट ISE है,
ठीक है। तो यानी कि IL जब बढ़ेगा दोस्तों तो आपकी क्या होगी ISC, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है वो भी दोस्तों क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब दोस्तों जब ये वाली करंट जब बढ़ेगी तो इसी करंट के वजह से आपका फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसी करंट की वजह से आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और दोस्तों जब इसी करंट की वजह से आपकी जब फ्लक्स उत्पन्न होगी तो जब ये बढ़ेगा तो फ्लक्स जो उत्पन्न कर रहा है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। मेन फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है आपकी वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। और दोस्तों जब ये मेन फ्लक्स दोस्तों आपका जब बढ़ेगा, ठीक है, तो मेन फ्लक्स के कारण ही EMF उत्पन्न हो रहा है। मेन फ्लक्स के कारण ही तो EMF उत्पन्न हो रहा है ना। तो मेन फ्लक्स के कारण ही आपका क्या हो रहा है, EMF उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो EMF भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी इंड्यूस्ड EMF है दोस्तों वो भी क्या होगा, आपका फिर बढ़ेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी क्या होती है, EMF बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि जो इसमें EMF होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है, यानी कि लोड जो वोल्टेज होती है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब आपकी जो वोल्टेज इक्वेशन दोस्तों जो होती है वो क्या होता है, EA इज इक्वल टू, ठीक है, आपका जो यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होती है, ठीक है, जो यहाँ पे आपकी वोल्टेज उत्पन्न होती है वही वोल्टेज आपकी जाएगी आगे। तो EA इज इक्वल टू इसमें ड्रॉप होगा, ठीक है, IARA प्लस इसमें ड्रॉप होगा ISERSC प्लस VL, ठीक है। ठीक है, अब ये आपका रिलेशन है वोल्टेज में, वोल्टेज की सारी रिलेशन आपकी यही है, ठीक है। ये आपका VL है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही EA आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जैसे ही आपका EA बढ़ रही है तो अब जब आपकी EA बढ़ेगी तो आउटपुट वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। जब यहाँ पे आपकी वोल्टेज ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा वोल्टेज भी तो मिलेगी आपको ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको वोल्टेज भी आपकी क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इसको बताने का मतलब ये है, ठीक है, कि DC सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है आर्मेचर में वो भी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोड बढ़ाए तो वोल्टेज भी बढ़ गई, तो है ना फ़ायदे वाली चीज़। फ़ायदे वाली चीज़ क्या है कि जैसे कि आप क्या किए, लोड आप जला रहे हो, यानी कि 10 ट्यूबलाइट जला रहे हो, सपोज करो, मान लिए आपने लगा दिया 15 वाट, अब 15 ट्यूबलाइट, 5 ट्यूबलाइट की लोड बढ़ गई। अब 5 ट्यूबलाइट की लोड बढ़ गई, अब वोल्टेज आपका यदि उतना ही उत्पन्न होगा जितना पहले उत्पन्न हो रहा था, तो बाकी ट्यूबलाइटों पे इफेक्ट होगा, यानी कि आपकी जो ट्यूबलाइट की जो रोशनी होगी वो कम हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपकी यदि वोल्टेज भी बढ़ जाए, जैसे आपने लोड बढ़ाया वैसे ही आपकी वोल्टेज बढ़ जाए, तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है। यानी कि हमें जब आपका कहीं भी वोल्टेज को चाहिए हमें, यानी कि वोल्टेज बूस्टर का चाहिए, मतलब हमें कहीं वोल्टेज बढ़ाना हो, ठीक है, तो हम DC सीरीज जनरेटर का इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो दोस्तों इसके पहले आप देखे थे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आप देखे थे कि हमारी क्या होती थी कि IA की वजह से हमारी कुछ वोल्टेज, IA की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता था, उसकी वजह से हमारी क्या होती थी, वोल्टेज अब डाउन हो जाती थी। तो वही चीज़ दोस्तों आपका यहाँ भी है, देखो कैसे। अब क्या होगा, हमारी जो VL है, अब ये तो थी एक निश्चित लोड तक। अब लोड आप जब ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, जब ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमारी क्या होगा कि जो ISE है और IL और IA है, जब लोड जब आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारी ISC भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ISC भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमारी IA भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ISE और IA ये दोनों जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज की ड्रॉप हो जाएगी, जब वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप होने लगेगा, मतलब हमारी जो वोल्टेज होगी जो उत्पन्न होगी वो इस फील्ड वाइंडिंग में और इस फील्ड वाइंडिंग में क्या होने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा। और जब ड्रॉप होने लगेगा दोस्तों तो वोल्टेज हमारी क्या होने लगेगी, फिर कम होने लगेगी। तो जो हमारी जो ग्राफ होगी वो फिर इधर निकल के गिरने लगती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है दोस्तों, कम होने लगती है। कब कम होती है दोस्तों, वो जब आप लोड जब ज़्यादा बढ़ाने लगते हो तब,
ठीक है। जब लोड आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होने लगती है, फिर कम होने लगती है, क्योंकि आपकी ड्रॉपेज बढ़ जाती है। क्योंकि जब लोड बढ़ाते हैं तो IL और ISC IA तीनों जो है कि आपके मान में इंक्रीज होता है। IA की वजह से आपका आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। IA की वजह से आपकी जो है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसमें भी इंक्रीज होता है। और ISC RSC की वजह से आपकी जो है कि ड्रॉप होती है। इस वजह से आपकी जो वोल्टेज फिर घटती चली जाती है, ठीक है। और एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तक आके फिर रुक जाती है, ये भी ध्यान रखना। उससे नीचे आपकी वोल्टेज नहीं घटती है, ठीक। तो ये थी दोस्तों, और ये है आपका, ठीक है, इस ड्रॉप को बोलते हैं, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ड्रॉप हो रही है, यानी कि जो हमारी VL है, यानी कि ये वाली जो हमारी है ये VL है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बता दूं कि जो VL हमारी है, ठीक है, वो EA जो उत्पन्न हो रही है उसमें ड्रॉप और ड्रॉप, यानी कि EA में से इसको और इसको माइनस कर दोगे, यानी कि हमारी जो EA है, जैसे कि यहाँ देखो, ठीक है, VL बराबर EA माइनस IA RA प्लस ISC RSC, यानी कि जो हमारी EA है इसमें से ये चीज़ हम माइनस कर दें, EA में से हम माइनस कर दें ये चीज़, तो हमको प्राप्त हो जाएगी VL, यानी कि लोड वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज में आर्मेचर रेजिस्टेंस जो ड्रॉप मैंने दिखाया है ये दिखाया है। और दोस्तों जो सीरीज वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस है हम उसको मान लिए हैं नगण्य। यदि नगण्य नहीं होगा, मतलब RSC का मान नगण्य नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी जो ड्रॉप है ये, तो अब इसको हम मान लेंगे, ठीक है, इसको हम मान लेंगे कौन सी ड्रॉप, IARA प्लस ISC RSC ड्रॉप, ठीक है। यदि दोस्तों आपकी जो है कि अगर इसको आप नगण्य नहीं मानते हैं जो है कि फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, तो ये वाली ड्रॉप आप शो करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी DC सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आप देखें DC सीरीज जनरेटर के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आपका था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा था आपका पहला आपका था मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, दूसरा है आपका है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा आपका है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपका तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आप इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए। जो बीच वाला है दोस्तों, ठीक है, जो बीच वाला है ये है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कौन की सिचुएशन कहाँ होती है ये भी देख लीजिए। सब मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ऊपर होती है, बीच में होता है इंटरनल, और सबसे नीचे होता है आपकी एक्सटर्नल। ये थी आपकी DC सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें आपका एक कैलकुलेशन आपने देखा कि जो DC सीरीज जनरेटर होती है इसमें जो आपकी करंट और वोल्टेज होती है लोड के साथ वेरी करती है, मतलब वो लोड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब दोस्तों लोड पे डिपेंड करती है तो जब लोड बढ़ता है तो वोल्टेज भी क्या होती है दोस्तों, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हम इस जनरेटर का यूज़ अब कहाँ करेंगे, इसकी इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, यानी कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको नियत वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हमें जहाँ वेरिएबल वोल्टेज की ज़रूरत होती है। सपोज़ करो जहाँ पे हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है, और जब इसमें जब लोड ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो वोल्टेज भी आपकी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो लंबी दूरी तक की सप्लाई यदि हमें देना होगा तो भी हम DC सीरीज जनरेटर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज़ दोस्तों यहाँ वहाँ पे करते हैं, ठीक है, आर्क लाइटिंग में इसका यूज़ भी की जाती है, आर्क लाइटिंग, ठीक है। और तीसरा यूज़ दोस्तों इसकी की जाती है सीरीज बूस्टर में, यानी कि जो हमें ट्रांसमिशन लाइन होती है, हमें यदि उसमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है, वोल्टेज को बूस्ट करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं आपकी DC सीरीज जनरेटर की, ठीक है, DC सीरीज जनरेटर को, यानी कि सीरीज बूस्टर में भी आपकी जो है कि आप DC सीरीज जनरेटर का
यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों DC सीरीज जनरेटर की यूज, ठीक है। और ये कि आज की क्लास बस इतना ही, ठीक है। आज क्लास में बस आप इतना ही देखिए, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा DC कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि DC जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे आपका जो है कि DC शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे आपका DC सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो आपकी यूज होता है, कौन सी जनरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।